प्रकरण 2 आर्य द्रविड़ समस्याएं। द्रविड़ कौन है? 19वीं सदी में प्रजाति का सिद्धांत रेस थियरी भारत पर लागू किया जाने लगा और यह कहा जाने लगा कि आर्य और द्रविड़ ये अलग अलग प्रजातियों के लोग हैं। तब इतिहास लिखने वालों के इस प्रयास से राष्ट्रीय भारत को चोट पहुंची थी। भारतवासियों के कान में यह बात पहले ही पहल पड़ी थी, अतएव वे चौंके और खिन्न भी हुए। इस विस्मय की निश्चलतम अभिव्यक्ति हम स्वामी विवेकानंद में पाते हैं। अब एक सिद्धांत निकला है कि मनुष्यों की एक खास प्रजाति थी जिसका नाम द्रविड़ था और जो दक्षिण भारत में रहती थी, और वह उत्तर भारत में रहने वाली आर्य नामक प्रजाति से सर्वथा भिन्न थी। यह भी कहा जाता है कि दक्षिण भारत में जो ब्राह्मण हैं, केवल वे ही थोड़े से आर्य हैं जो उत्तर भारत से दक्षिण को गए थे। दक्षिण भारत में बाकी जितने लोग हैं उनकी जाति और प्रजाति ब्राह्मणों की जाति और प्रजाति से भिन्न है। श्रीमान भाषा शास्त्री जी, आप क्षमा करेंगे, ये सारी बातें निराधार है। ये भ्रांतियाँ जहाँ से उत्पन्न हुई, स्वामी जी ने ठीक उसी बिंदु पर उंगली रखी है। आर्यों और द्रविड़ों को परस्पर भिन्न बताने का एकमात्र कारण यह है कि आर्य और द्रविड़ भाषाएं दो अलग परिवारों की भाषाएं मानी जाती है, किंतु भाषा भिन्न होने मात्र से आदमी किसी अलग जाति का हो जाता है, यह अनुमान असत्य है। स्वयं भाषा शास्त्री भी उसे अब संदिग्ध मानने लगे हैं। अंग्रेजी और फ्रेंच अब अफ्रीका में भी बोली जाती है, लेकिन अफ्रीकी लोग उस निर्वंश के नहीं हैं जिससे अंग्रेजी और फ्रांसीसी लोग निकले हैं। उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की एकता इतनी सघन है कि कहीं दोनों भागों की भाषाएं एक ही परिवार की हुई होती तो आर्यों और द्रविड़ों के दो होने की बात किसी को सूझती भी नहीं। प्रस्तर युग भारत से बाहर ही नहीं, भारत में भी बीता था। प्राचीन प्रस्तर युग के निशान भारत में भी मद्रास, बम्बई, उड़ीसा, पंजाब, गुजरात आदि क्षेत्रों के कम से कम 10 स्थानों में मिलते हैं, जो इस बात के प्रमाण हैं कि इस देश में मनुष्य अत्यंत प्राचीन काल में भी रहते थे। यदि पौराणिक परंपरा को लें तो इस देश की यह मान्यता रही है कि आदमी पहले पहल भारत में ही जन्मा था और सभ्यता का आरंभ भी इसी देश में हुआ। पठानों के समय तक यह विश्वास भारतीयों के भीतर इतना बद्धमूल था कि अमीर खुसरो ने मुसलमान होते हुए भी बड़े ही जोर के साथ यह बात लिखी है कि आदम और हव्वा जब स्वर्ग से निकाले गए तब वे आकाश से इसी भारत भूमि में उतरे थे। लेकिन आधुनिक इतिहासकारों का चक्र इस तेजी से चला कि अब भारतीय विद्वान भी यही मानते हैं कि नीग्रो, ऑस्ट्रिक, द्रविड़ और आर्य ये सारे के सारे लोग इस देश में बाहर से ही आए और इस देश की धरती लाखों वर्ष तक आदमी की आबादी से खाली यूं ही बंजर पड़ी हुई थी। यूरोपीय तर्क आधुनिक बुद्धि का सम्मोहन शास्त्र है। इसका उपयोग वे तो करते ही हैं जिनका उद्देश्य काटना है, पसंद यह उनको भी आता है जो काटे जाते हैं। हम हुए तुम हुए कि मीर हुए, एक ही जुल्फ के असीर हुए। यदि यह बात सिद्ध कर दी जाए कि आदमी भारत में ही जन्मा ही नहीं था, तब हम इस स्थापना को कबूल कर सकते हैं कि द्रविड़ इस देश में बाहर से आए होंगे। किंतु तब भी यह बात किसी भी प्रकार बुद्धि में नहीं आती कि द्रविड़ एक समय सारे उत्तर भारत में फैले हुए थे और आर्यों ने उन्हें इस प्रकार खदेड़कर दक्षिण पहुंचा दिया कि उत्तर में उनका कोई भी चिन्ह बाकी नहीं रहा। उन दिनों लड़ाइयों में जोश खरोश या प्रतिरोध की मात्रा बहुत अधिक नहीं रहती होगी। यह वह समय था जब लोग बसने की जगह भर चाहते थे और बैठने की जगह मिल जाने पर धक्कम धुक्की तो चलती होगी, किंतु शत्रुता भयानक रूप नहीं लेती होगी। और यदि हम यह माने कि आर्यों ने प्रतिशोध पूर्वक द्रविड़ों को खदेड़कर विंध्य पार पहुंचा दिया, तो आरंभिक आर्य साहित्य में दक्षिण देश का उल्लेख क्यों नहीं है? वेद और ब्राह्मण सप्त सैंधव का नाम लेकर रह जाते हैं। उसके बाद के साहित्य से ब्रह्मावर्त तक का भूगोल समझा जा सकता है। मध्य देश का भूगोल कुछ और बाद को उभरता है। स्वयं पाणिनि, जिनका समय 7वीं सदी ईसा पूर्व है, को दक्षिण देश का पता था या नहीं, यह संदेह का विषय है।
ऐसी स्थिति में कल्पना यही ठीक लगती है कि यदि द्रविड़ बाहर से आए तो वे समुद्र की राह से आए होंगे और उत्तर भारत में बहुत कम रहे होंगे, अन्यथा वे दक्षिण भारत में आरंभ से ही रहते आए होंगे और आर्यों के साथ उनका संबंध आक्रमण के क्रम में नहीं, आर्यों के भारत में बस जाने पर धीरे धीरे ही बढ़ा होगा। इस संबंध में दक्षिण भारत के दो विद्वानों के मत प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं। श्री P.T. श्रीनिवास आयंगर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिस्ट्री ऑफ तमिल्स में यह विचार प्रकट किया है कि प्राचीन काल में उत्तर भारत को दक्षिण भारत का ज्ञान नहीं था। ऐसा मानना बिल्कुल निराधार है। आयंगर मानते हैं कि वैदिक ऋचाओं में मोती का उल्लेख मिलता है और ये मोती अवश्यमेव दक्षिण भारत से ही जाते होंगे। संस्कृत में मोती का एक नाम मुक्ता भी है। आयंगर महोदय का मत है कि मुक्ता शब्द कदाचित तमिल शब्द मुत्तम का संस्कृत रूप है, जिसका अर्थ मोती होता है। डॉक्टर भंडारकर ने भी सुत्त निपात का हवाला देकर ये प्रमाणित किया था कि उत्तर और दक्षिण भारत का संपर्क बुद्ध के जीवन काल में भी था। बावरी नामक ब्राह्मण गोदावरी तट पर रहता था। उसने बुद्ध की अभ्यर्थना के लिए अपने 16 शिष्यों को उत्तर की ओर भेजा था। भंडारकर के मतानुसार दक्षिणापथ से संपर्क के उन दिनों दो मार्ग थे। एक तो सिंधु मुहाने के पास से समुद्र होकर, दूसरा अवंती की माहिष्मती नगरी होकर, जो नर्मदा पर अवस्थित थी। श्री रामचंद्र दीक्षितर ने इस प्रश्न पर बिल्कुल नए ढंग से विचार किया है। सबसे पहली शंका उन्होंने यह उठाई है कि जब यह सिद्ध बात है कि भूगर्भ शास्त्रीय युगों में मानव प्राणी दक्षिण भारत में मौजूद थे, तब यह क्यों नहीं माना जाए कि द्रविड़ उसी भंडार से विकसित हुए हैं। प्राचीन प्रस्तर युग से जब मानव प्राणी नवीन प्रस्तर युग में पहुंचा, तब जीवन निर्वाह के लिए उसने अलग अलग रास्ते अपनाए। कुछ लोग पशुपालन और कृषि में लगे, कुछ लोग मछली मारकर जीवन यापन करने लगे और कुछ लोगों ने जंगलों में और पहाड़ों पर रहकर पहले की भांति शिकारी जीवन बिताना ही पसंद किया। तमिलनाडु में आदिम जातियों के लिए विल्लवर और मीनवर दो विशेषणों का प्रयोग चलता है। विल्लवर वे थे जो तीर धनुष लेकर शिकार करते थे और मीनवर वे थे जो मछली मारकर खाते थे। विल्लवर से उत्तर भारत के भीलों का संबंध माना जा सकता है। वे सभी लोग जो वनों में और पर्वतों पर रहकर कुछ खेती और कुछ शिकार से जीवन यापन कर रहे हैं, उनकी संस्कृति इन्हीं विल्लवरों की संस्कृति है। जिन्होंने मछली मारना और खेती करना पसंद किया, वे समुद्र तट पर रह गए अथवा समतल में। केवल शिकारी संप्रदाय भारत के विभिन्न जंगलों में फैल गया। समुद्र के समीप होने से इन लोगों ने नौका खेने में दक्षता प्राप्त की और बाद को दूर दूर तक की समुद्र यात्रा भी वे करने लगे। आगे चलकर हिंद एशिया की ओर जाने वालों में दक्षिण भारत और कलिंग के ही लोग प्रधान थे। प्रागैतिहासिक काल में भारत का पश्चिमी देशों के साथ व्यापार का जो संबंध था, उसमें भारत के प्रतिनिधि दक्षिण भारत के ही लोग थे। अवश्य ही नौ विद्या अथवा जहाज रानी का अनुभव भारत में सबसे अधिक दक्षिण वालों को ही था, क्योंकि समुद्र तटवासी होने के कारण यह विद्या उन्हीं ने विकसित की थी। पश्चिमी विद्वानों ने यह बताने की कोशिश की है कि मेसोपोटामिया और मिस्र में तथा भूमध्य सागर के किनारे जो सभ्यता प्रचलित थी, उसके साथ द्रविड़ सभ्यता की यत्किंचित समानता देखी जाती है। इस समानता का कारण दीक्षितर यह बताते हैं कि द्रविड़ ही भारत से वहाँ जल और स्थल मार्गों से गए होंगे और अजब नहीं कि इसी क्रम में उन्होंने उन लोगों से संपर्क स्थापित किया हो जिनकी सभ्यता के निशान मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाए गए हैं। द्रविड़ कौन है? इस प्रश्न का विवेचन करने को जितने भी सिद्धांत बनाए गए, वे सब के सब गोल मटोल और अनुमान पर आधारित हैं तथा उनमें से कई ऐसे हैं जो परस्पर ही एक दूसरे का खंडन करते हैं। इलियट स्मिथ और पेरी का कथन है कि सारी सभ्यता मिस्र से फैली है, अतएव द्रविड़ मिस्र से ही भारत गए होंगे। कर्नल होल्डिच का ख्याल है कि द्रविड़ मेसोपोटामिया के पास रहते थे और वहीं से भारत गए।
होल्डीच का यह भी कहना है कि ब्रहुई लोग मंगोल जाति के थे। उन्होंने द्रविड़ों को पराजित किया था और बाद को उन्होंने द्रविड़ों की भाषा अपना ली। एक अन्य सिद्धांत यह है कि द्रविड़ सामी जाति के थे। एक सिद्धांत के अनुसार वे तुरानी भंडार से निकले हैं। यह भी कहा जाता है कि ब्रहुई जाति द्रविड़ों की ही एक शाखा थी जो बाहर से भारत आई थी। कुछ विद्वान यहाँ तक गए हैं कि द्रविड़ लोग मंगोल भंडार के हैं। इन सब अनुमानों के विरुद्ध जो नया सिद्धांत आया है कि द्रविड़ दक्षिण भारत के ही मूल निवासी हैं, उसका आधार भी बहुत ठोस नहीं है, किंतु यह सिद्धांत भारतीय परंपरा को उलट पुलट होने से बचाता है। यह इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। इस सिद्धांत को स्वीकार करने में मुख्य बाधाएं 4 हैं। पहली, यदि द्रविड़ दक्षिण भारत में ही उत्पन्न हुए और वहीं उन्होंने अपनी सभ्यता का विकास किया, तो भूमध्य सागर के किनारे द्रविड़ सभ्यता का प्रभाव क्यों है? दूसरी, ब्रहुई जाति की भाषा द्रविड़ भाषा से मेल क्यों खाती है? तीसरी, छोटा नागपुर और मध्य भारत के मुंडा लोगों की भाषा का द्रविड़ भाषा से मेल क्यों है? चौथी, सिंधु घाटी की सभ्यता किस जाति की सभ्यता थी? पाश्चात्य पंडित सोच विचार कर इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि प्राचीन यूरोप में जो लोग बसे उनकी 3 शाखाएं थीं, अल्पाइन, नॉर्डिक और भूमध्य सागरीय। भारतीय जनता के साथ इन शाखाओं की समता उन्हें पहले भाषा को लेकर दिखाई पड़ी। बाद में उनका मत बन गया कि भारतवासियों के पूर्वज इन्हीं तीनों शाखाओं के प्राचीन लोग थे। F.J. रिचर्ड्स ने लिखा है कि द्रविड़ भारत और भूमध्य सागरीय क्षेत्र के बीच समानता की इतनी अधिक बातें हैं कि उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। यही मत इलियट, स्मिथ और डॉक्टर स्लेटर का भी है। श्री रामचंद्र दीक्षितर निश्चयपूर्वक मानते हैं कि इस समानता का कारण यह नहीं है कि अत्यंत प्राचीन काल में भूमध्य सागरीय लोग ही भारत आए और उत्तर भारत के सभी अंगों को छोड़कर सीधे दक्षिण चले गए, बल्कि अधिक संभावना इस बात की है कि दक्षिण के लोग ही समुद्र मार्ग से अथवा स्थल मार्ग से क्रेटान और एजियन तक पहुँचे होंगे। उन्हीं में से कुछ लोग बलूचिस्तान की ओर भी गए होंगे, जिनका प्रभाव मोहनजोदड़ो में दिखाई पड़ता है। यह अनुमान केवल दीक्षितर का ही नहीं है, प्रत्युत वर्षों पूर्व हर्बर्ट रिजले ने भी यही बात कही थी। द्रविड़ सभ्यता का, भाषा शास्त्र का और निर्वंश शास्त्र के अनुसार अध्ययन करने के बाद सबसे पूर्व रिजले ने ही यह स्थापना रखी थी कि द्रविड़ भारत में बाहर से नहीं आए, प्रत्युत वे दक्षिण भारत के मूल निवासियों की संतान हैं। ब्रहुई भाषा का गठन और रूप तो अपना है, किंतु शब्द उसमें आर्य, ईरानी और द्राविड़ भाषाओं के पाए जाते हैं। द्राविड़ भाषा के शब्द वैसे तो कम हैं, किंतु जो हैं वे अत्यंत प्रमुख हैं। मुंह, कान, आँख, दिमाग आदि के अर्थ देने वाले शब्द ब्रहुई में द्राविड़ भंडार के हैं, किंतु इससे इतना ही सिद्ध होता है कि द्रविड़ और ब्रहुई जातियाँ कभी आपस में साथ साथ रही होगी। वे एक वंश की संतानें नहीं हैं। वांशिक दृष्टि से ब्रहुई लोग ईरानी मालूम होते हैं, अतएव यह अनुमान गलत है कि वे द्राविड़ खानदान के हैं। द्रविड़ और मुंडारी भाषाओं के बीच साम्य दिखाकर यह कहा जाता है कि मुंडा और द्रविड़ ये दोनों एक खानदान के हैं, किंतु डॉक्टर ग्रियर्सन का निश्चित मत है कि द्रविड़ और मुंडारी भाषाओं के बीच कोई भी साम्य नहीं है, और यही मत डॉक्टर कार्डवेल का भी है। संभव है बहुत प्राचीन काल में द्रविड़ भाषा की कुछ थोड़ी छौंक मुंडारी भाषा में भी पड़ी हो, जैसी छौंक अस्लाव भाषा में अब संस्कृत की दिखाई देती है, किंतु इतने से ही 2 भाषाएं एक परिवार की नहीं मानी जा सकती। मुंडारी भाषा अन्य भाषा से दिखाया जा सकता है तो वह तिब्बत बर्मी अथवा मौन खमेर भाषा ही हो सकती है। यह भी ध्यान देने की बात है कि कोल लोगों के बारे में एक अनुमान यह भी रहा है कि वे भारत में ईशान कोण से आए थे, जबकि द्रविड़ों के बारे में लोग मानते आए हैं
कि उन्होंने भारत के भीतर प्रवेश वायव्य कोण से किया था। यही कुछ देखकर स्टेन कोनो ने यह मत रखा है कि द्रविड़ भाषाएं अलग परिवार की भाषाएं हैं। उनका मुंडारी अथवा मौन खमेर भाषाओं से कोई मेल नहीं है। निग्रो और मुंड लोग विंध्य से दक्षिण कभी बसे थे या नहीं, यह बात निश्चयपूर्वक नहीं कही जा सकती। अतएव द्रविड़ और मुंड भाषाओं का साम्य और भी संदिग्ध हो जाता है। सिंधु सभ्यता के रचयिता कौन थे? इस विषय में 3 मत प्रचलित हैं। सर जॉन मार्शल का अनुमान था कि इस सभ्यता के निशान द्राविड़ सभ्यता के निशान मालूम होते हैं। कुछ दूसरे लोगों ने यह अनुमान लगाया है कि हो ना हो सिंधु सभ्यता के निर्माता आर्य थे। एक तीसरा मत यह भी है कि यह सभ्यता न तो आर्यों की थी न द्रविड़ों की, उसके कर्ता कोई और लोग थे, जिनका पता लगाना तब तक कठिन है जब तक मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाए गए अभिलेख पढ़े नहीं जाते हैं। इस दृष्टि से अभी निश्चयपूर्वक यह भी नहीं कहा जा सकता है कि यह सभ्यता वेदों से पूर्व की है अथवा उनके बाद की। इस विषय में एक साधारण अनुमान यह है कि बहुत प्राचीन काल में पंजाब से लेकर ईरान की खाड़ी तक कोई एक ही सभ्यता प्रचलित थी, जिसका प्रसार पश्चिम में सुमेर, बेबीलोन और मिस्र तक हुआ था। यदि दीक्षितर महोदय की यह स्थापना स्वीकार कर ली जाए कि द्रविड़ दक्षिण में थे और साहसिक होने के कारण उन्होंने ही सिंधु घाटी और बेबीलोन जाकर वहां रहने वालों को अपनी सभ्यता से प्रभावित किया था, तो सारी समस्याओं का समाधान मिल जाता है। टूटी कड़ियों को जोड़ने और खाली जगहों को अनुमानों द्वारा पूर्ण करने से जो चित्र सामने आता है वह यह है कि सिंधु सभ्यता वेद पूर्व सभ्यता थी और उसके भीतर भारत की वेद पूर्व संस्कृति के असंख्य उपकरण समाहित थे। आर्यों का संघर्ष इसी सभ्यता वालों से हुआ था और आर्य जब कश्मीर से नीचे उतरकर भारत में फैले तब उन्होंने इसी वेद पूर्व सभ्यता को भारतीय सभ्यता का आधार बनाया। आर्य और द्रविड़ संज्ञाएं। पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि अल्पाइन, नॉर्डिक और भूमध्य सागरीय लोग एक खानदान के थे। अतएव आर्यों और द्रविड़ों को भी दूर पर वे एक ही खानदान के मानते हैं, किंतु भारत में वे उन्हें एक नहीं मानते। श्री B.S. गुहा की छोटी सी पुस्तिका रेस अफिनिटीज ऑफ द पीपुल्स ऑफ इंडिया की समीक्षा करते हुए सर आर्थर कीथ ने सन 1936 ईस्वी में लिखा था कि सीमा प्रांत के पठानों और त्रावणकोर की वन्य जातियों को मिलाने वाला सेतु अभी भी मौजूद है। लेकिन सभी विद्वान यही कहते जा रहे हैं कि भारत में प्रजातिगत जो भिन्नताएं हैं वे इस कारण कि भारत के सभी लोग भारत के बाहर से आए हैं। यह देखने की किसी ने कोशिश ही नहीं की कि भारत की वे जातियां कौन कौन हैं जिनका उद्भव और विकास भारत में ही हुआ है। जब यूरोप को प्रजातिवाद से उत्पन्न कालकूट से पाला पड़ा तब सन 1939 में जूलियन हक्सले ने कहा था कि प्रजातिवाद का सिद्धांत झूठा भी है और खतरनाक भी। आर्य शब्द का प्रयोग अंग्रेजी में पहले पहल 1853 ईस्वी में मैक्स मूलर ने किया था और 1939 में आकर हिटलर ने प्रमाणित कर दिया कि आर्यों को प्रजाति मानने का सिद्धांत सचमुच खतरनाक है। भारत को भी यह नहीं मानना चाहिए कि आर्य और द्रविड़ नाम 2 प्रजातियों के नाम हैं। मैक्स मूलर को जब अपनी गलती मालूम हुई उन्होंने स्वयं घोषणा करके कहा था, जब मैं एरियन शब्द कहता हूँ तब मेरा अभिप्राय न रक्त से होता है न अस्थि, बाल और खप्पर से। मेरा तात्पर्य केवल उन लोगों से है जो आर्य भाषा बोलते हैं। बस आर्य शब्द का इतना ही अर्थ भारत के लिए भी ठीक है। इसी प्रकार द्रविड़ शब्द भी भारत में प्रजातिवाचक नहीं स्थानवाचक ही रहा है। यदि प्रजाति की यूरोपीय परिभाषा की दृष्टि से देखा जाए तो गुजरात और महाराष्ट्र में प्रधानता आर्यवंश की होनी चाहिए, किंतु प्राचीन भारतवासी यह नहीं मानते थे। द्रविड़ स्थान का विशेषण था और पंचद्रविड़ा में पुराणकार द्रविड़, आंध्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात इन 5 को गिना करते थे और भाषाओं को लेकर भी आर्यों और द्रविड़ों के बीच कोई मतभेद नहीं था। द्राविड़ ऋषि
यज्ञ के पुरोहित होते थे, उन्होंने शास्त्रों की भी रचनाएं की हैं। इसी प्रकार तमिल के संगम साहित्य की रचना में बहुत से ब्राह्मण ग्रंथकारों का भी योगदान था। द्रविड़ शब्द संस्कृत का शब्द है जिसका निर्माण तमिल के वजन पर किया गया था। मनु ने द्रविड़ शब्द का प्रयोग उन लोगों के लिए किया है जो द्रविड़ देश में बसते हैं। कुमारिल भट्ट ने उसका प्रयोग भाषा की सूचना देने को किया है, यथा आंध्रीय द्रविड़ भाषा। हमारे पूर्वजों ने द्रविड़ शब्द का अर्थ प्रजाति नहीं रखा था और हमारे लिए भी यही उचित है कि हम यूरोप से आए हुए प्रजातिवाद का जहरीला अर्थ अपने शब्दों में ना ठूसें। भाषा भिन्नता से घबराकर अलग प्रजातियों की कल्पना को सत्य मान लेना अयोग्य है। संस्कृत की जितनी समानता यूरोपीय भाषाओं से है, उससे अधिक समानता भारत की आज की उत्तरी और दक्षिणी भाषाओं में देखी जा सकती है। शब्द के स्थान पर शब्द बैठाकर भी हम भारत की एक भाषा के साहित्य को भारत की दूसरी भाषा में ले जा सकते हैं, किंतु यूरोप की जो भाषाएं संस्कृत की बहिनें कही जाती है, उनका साहित्य इसी आसानी से भारतीय भाषाओं में नहीं लाया जा सकता। आर्यों का मूल स्थान। आर्य भारत में बाहर से नहीं आए, यह मानने का मुख्य आधार यह है कि आर्यों का प्राचीनतम साहित्य वेद, जो मानव मात्र का प्राचीनतम ग्रंथ है, भारत में ही मिलता है। दूसरा कारण यह बताया जाता है कि आर्य भारत के अन्य देशों से आए तो वेद में उन स्थानों के नाम क्यों नहीं मिलते, अथवा आर्य उन देशों को याद क्यों नहीं करते हैं जहां से चलकर वे भारत आए थे। एक तीसरा कारण और है जो पहले से संबद्ध है। पश्चिमी विद्वान यह कहते हैं कि आर्य पहले मध्य एशिया अथवा रूस के दक्षिण भाग में रहते थे और वहीं से फैलकर वे यूरोप और भारत गए। यदि यह बात ठीक है तो आर्यों ने वेद के समान कोई प्रमाणिक साहित्य अपने मूल स्थान में क्यों नहीं छोड़ा। यह भी कि यदि आर्यों का मूल निवास भारत से बाहर था तो ऐसा क्यों है कि संस्कृत के शब्द भारत की सभी भाषाओं में तो बहुतायत से मिलते हैं, किंतु यूरोप की भाषाओं में उनकी संख्या अत्यंत न्यून है। एक चौथे प्रमाण के रूप में यह बात भी काफ़ी जोर से कही जाती है कि भारतीय आर्यों की अपनी अनुश्रुति अर्थात परंपरागत आख्यानों में उनके उत्तर पश्चिम से आने की बात कहीं नहीं है। उल्टे उसमें ऐसी चर्चा है कि वे सरस्वती के कांठे से भारत के अन्य भागों की तरह उत्तर पश्चिम की ओर भी फैले। यह भी कहा जाता है कि वेदों के अनुसार सोमलता मुंजवंत पर्वत पर पाई जाती थी, जो पंजाब के उत्तर में अवस्थित है। अतएव आर्यों का मूल अभिजन पंजाब ही रहा होगा। संहिताओं में जिस सप्त सैंधव देश का उल्लेख मिलता है वह इसी पंजाब में था। यह ठीक है कि वैदिक संहिताओं से यही विदित होता है कि आर्य जहाँ रहते थे उस देश को वे सप्त सैंधव कहते थे। बाद को वे अपने देश को ब्रह्मावर्त कहने लगे और उसके बाद चलकर मध्य देश। ये तीनों नाम यह संकेत देते हैं कि आर्य पहले सिंधु नदी और उसकी शाखाओं के पास थे। उसके बाद वे दक्षिण पूर्व की ओर बढ़े और अपनी भूमि को ब्रह्मावर्त कहने लगे, और उसके बाद कुछ और आगे बढ़ने पर उनका क्षेत्र मध्य देश कहलाने लगा। आर्यों के प्रसार की दिशा प्रयाग से पंजाब की तरफ नहीं थी, वे पंजाब से ही फैलकर प्रयाग पहुँचे थे। यह भी ध्यान देने की बात है कि आर्य यदि आरंभ से ही सप्त सैंधव में रहते आए थे तो उनके साहित्य में यह क्यों जाहिर होता है कि सप्त सिंधु के किनारे उन्हें शत्रुओं का सामना करना पड़ा था, दस्युओं और निषादों से लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी थी और भारत में आगे बढ़ने में उन्हें काफ़ी मशक्क़त हुई थी। द्रविड़ों और आर्यों के मूल स्थानों के बारे में जितने भी सिद्धांत प्रचलित हैं वे सब अनुमान और अटकल पर आधारित हैं, किंतु तब भी आर्यों के मूल अभिजन की समस्या उतनी उलझी हुई है जितनी उलझन द्रविड़ समस्या में दिखाई पड़ती है। उदाहरणार्थ, आर्य उन देशों की याद क्यों नहीं करते जहां से वे भारत आए थे। इस प्रश्न का समाधान इस अनुमान से मज़े में हो जाता है कि उन दिनों भारत और ईरान के बीच सीमा नाम की कोई चीज़ नहीं थी। अब प्रायः यह मत बहुग्राह्य हो गया है कि आर्यों का मूल अभिजन रूस के दक्षिण में था और वहीं से आर्यों की कुछ शाखाएं पश्चिम की ओर चलकर यूरोप पहुंच गई
और कुछ शाखाएं ईरान चली आई। उस समय ना तो देश बने थे, ना मानवों की टोलियां एक भाग से दूसरे भाग तक दौड़कर जाती थी। लोग धीरे धीरे फैलते हुए आगे बढ़ते थे और जहां जीवन यापन की सुविधाएं उपलब्ध होती वहां वे सदियों तक रुके रहते थे। इस क्रम में दक्षिणी रूस से ईरान तक जाने में उन्हें कई सौ वर्ष लगे होंगे और ईरान से भारत आने में भी शताब्दियां लग गई होगी। अतएव यदि भारत को आर्यों ने अपने लिए सर्वथा नया देश समझा तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। इस बीच आर्यों की मूल भाषा कहाँ उत्पन्न हुई अथवा उसका मूल रूप क्या था, यह सब जानने का हमारे पास कोई आधार नहीं है। ऐसी स्थिति में इतना अनुमान यथेष्ट समझा जाना चाहिए कि जो आर्य मध्य एशिया से यूरोप गए उनके साथ मूल आर्य भाषा का वही रूप गया जिसे लेकर ईरान जाने वाले आर्य ईरान पहुँचे थे। बाद को इन दो शाखाओं के आर्य परस्पर कभी नहीं मिले, अतएव उनकी भाषा स्थानीय प्रभावों से भींगते भींगते अंत में बहुत भिन्न हो गई। जब आर्य ईरान में थे उस समय संस्कृत और ईरानी भाषाएं दो नहीं एक ही भाषा थी। जेंदावेस्ता के श्लोक संस्कृत श्लोकों में आसानी से परिवर्तित किए जा सकते हैं, किंतु यही समानता आज की फारसी और हिंदी में नहीं पाई जाती। यद्यपि हिंदी और फारसी दोनों ही भाषाएं एक ही खानदान की हैं। यह भेद इस कारण हुआ कि विशेष प्रकार की ऐतिहासिक और भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ईरान में प्रचलित संस्कृत बदलते बदलते फारसी हो गई और भारत में संस्कृत से उत्पन्न नई भाषाएं फारसी से बहुत भिन्न हो गई। तब भी ध्यान खींचने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि आर्यों की मूल भाषा संस्कृत की रक्षा केवल भारतवर्ष में हुई और देशों में संस्कृत के कुछ थोड़े से शब्द बचे हैं जो कठिनाई से पहचाने जाते हैं। भारत में वे अपने मूल रूप में विद्यमान हैं और देशों में आर्यों की मूल भाषा रूपांतरित होकर नई नई भाषाओं में बदल गई। केवल भारत में संस्कृत ने नई भाषाओं को जन्म देकर भी अपने अस्तित्व को कायम रखा है। उसमें आज भी पत्र निकलते हैं, नया साहित्य लिखा जाता है और बौद्धिक विषयों पर शास्त्रार्थ चलता है। आर्यों की शाखाएं जब यूरोप और ईरान की ओर चली तब आर्यों को लेखन का ज्ञान था या नहीं यह अज्ञात है, किंतु यह माने बिना नहीं चल सकता कि आर्य ईरान से पंजाब ईसा से 3000 वर्ष पहले पहुंच चुके थे अथवा उस समय ईरान से पंजाब तक वे सर्वत्र भरे थे। वेदों की रचना का आरंभ उन्होंने कदाचित बाद को पंजाब आने पर किया, किंतु अपनी सभ्यता का विकास वे उससे पहले से करते आ रहे थे। वेद की ऋचाएँ किसी असभ्य या अर्धसभ्य जाति की रचना नहीं है। उनसे संकेतित सभ्यता अत्यंत पुष्ट और परिमार्जित दिखाई देती है तथा वेदों की शैली साहित्य की सुविकसित शैली मानी जाती है। सोचने की एक बात यह भी है कि वेदों के सूक्त समाचार पत्रों के स्तंभ नहीं हैं जिनमें शाम की घटनाएं सुबह को छप जाती है, ना वे दैनंदिनी के पृष्ठ हैं जिनमें ऋषि हर रोज की घटनाएं लिखा करते थे। वेद साहित्य है और साहित्य में मुख्यतः ऐसी घटनाएं ही प्रवेश पाती हैं जो परंपरा में समा चुकी हों। इस दृष्टि से वेदों को यदि 1500 ईसा पूर्व की रचना माने तब भी यही समझना चाहिए कि उनमें उल्लिखित घटनाएं 1500 वर्ष पूर्व की घटनाएं रही होगी। जो लोग यह मानते हैं कि आर्य ब्रह्मावर्त देश के वासी थे और वहीं से ईरान और यूरोप की ओर गए, उनके विरुद्ध दो युक्तियां अत्यंत प्रबल है। पहली तो यह कि भारत की भूमि इतनी सुखदायिनी रही है कि जो जाति यहाँ एक बार बस गई वह फिर कभी बाहर जाने का नाम नहीं लेती। यूची, शक, हूण, तुर्क और मंगोल ये भारत आकर फिर भारत से बाहर नहीं गए। वे मध्य एशिया से आए थे जहाँ की ज़मीन पथरीली और अनुर्वर थी, फिर वे इस स्वर्ग को छोड़कर बाहर जाते क्यों? ऐसी स्थिति में आर्य अपने देश को छोड़कर बाहर चले गए हों यह मानने की बात नहीं है। यदि यह कहें कि वे अपनी संस्कृति का प्रचार करने को भारत से बाहर गए तो यह युक्ति भी ठोस नहीं दिखती, क्योंकि उस समय सारे भारतवर्ष ने आर्य संस्कृति को स्वीकार नहीं किया था और संस्कृति प्रचारक आर्यों के लिए इस देश में ही बहुत बड़ा कर्म क्षेत्र खुला हुआ था। ऋग्वेद के अनुसार आर्यों का देश सप्त सैंधव था। यह वही भूभाग है
जहां मोहनजोदड़ो सभ्यता के प्रमाण पाए गए हैं। आर्य संस्कृति से संबद्ध जातियों के अब तक जितने भी पुराने निशान मिले हैं, उनमें से कोई भी उतना पुराना नहीं है जितना मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का प्रमाण। यदि किसी प्रकार यह साबित किया जा सके कि मोहनजोदड़ो की सभ्यता आर्यों की सभ्यता थी, तब भी यह कहने का एक ठोस आधार मिल सकता है कि आर्यों का मूल अभिजन मध्य एशिया नहीं, भारतवर्ष था। किंतु जब तक यह नहीं होता, हम इस निष्कर्ष से भाग नहीं सकते कि मोहनजोदड़ो की सभ्यता आर्य भिन्न सभ्यता थी। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि मोहनजोदड़ो सभ्यता में शिव की पूजा प्रचलित थी और यह पूजा आर्यों के यहाँ विलंब से गृहीत हुई, और वह भी ऋषियों की इच्छा के विरुद्ध। 18वीं सदी तक भारत में किसी को भी इसका अनुमान नहीं था कि आर्य इस देश के मूल निवासी नहीं है, अथवा यह कि आर्य और द्रविड़ कौन है और दोनों के पूर्वज इस देश में बाहर से आए थे। तब सन 1786 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने यह स्थापना रखी कि यूनानी, लातानी, गोथिक, केल्टिक, फारसी और संस्कृत ये सभी भाषाएं किसी एक ही भाषा से विकसित हुई है। इस पर से तुलनात्मक भाषा विज्ञान का आरंभ हुआ और विश्व की विद्वान मंडली इस अनुसंधान से सानंद चकित रह गई कि उत्तर भारत की सभी भाषाएं पश्चिमी एशिया की जिंद, फारसी, पश्तो, बलूची, कुर्द और आर्मीनियन भाषाएं तथा यूरोप की इटालियन, फ्रेंच, स्पेनिश, यूनानी, केल्टिक, जर्मन, अंग्रेजी, ट्यूटानिक, स्लावोनिक, लिथुएनियन, लातीनी, अल्बेनियन आदि भाषाएं किसी एक ही स्रोत से निकली है। इन सभी भाषाओं के बोलने वाले लोगों को पंडितों ने हिंद जर्मन, हिंद यूरोपीय, हिंद ईरानी अथवा केवल आर्य कहना आरंभ किया और वे इस संधान में लग गए कि आर्यों का मूल स्थान कौन सा है। चूँकि अन्य भाषाओं की अपेक्षा फारसी और संस्कृत का सामीप्य बहुत अधिक था, इसलिए अनुमान यह हुआ कि आर्य जब अपना मूल स्थान छोड़कर अलग जाने लगे, तब उस शाखा के लोग, जो शाखा ईरान और भारत की ओर चली थी, परस्पर अधिक दिनों तक साथ रहे। आर्यों का हिंद ईरानी नाम इसी शाखा की प्रमुखता के कारण पड़ा, और यही कारण है कि संस्कृत और फारसी में अधिक निकट का संबंध है। जब यह विचारधारा चल निकली, सारे संसार के पुरातत्वविदों, निर्वंश शास्त्रियों और भाषा तत्वज्ञों के बीच एक कोलाहल सा मच गया और तरह तरह के अनुमानों से यह सिद्ध किया जाने लगा कि आर्यों का मूल अभिजन कहाँ था। ऋग्वेद के उषा सूक्त में उषा के लिए ऋषियों ने जो भक्ति दिखलाई है, उस पर से यह अनुमान निकला कि अवश्य ही यह भक्ति उस उषा के लिए है जो उत्तरी ध्रुव के पास उदित होकर महीनों तक ठहरी रहती है। भारत में उषा का सौंदर्य क्षणस्थायी होता है, अतएव उसे देखकर ऐसे भक्तिपूर्ण उद्गार नहीं प्रकट किए जा सकते। इसलिए निश्चित है कि आर्यों का मूल स्थान उत्तरी ध्रुव के पास था। ऋग्वेद में एक मंत्र आया है, तरेम तरसा सतम हिमा, अर्थात हम 100 वर्ष जिएं। इस पर से यह मत चल निकला है कि आर्य शीत प्रधान देश में रहते थे। महाभारत में वर्णन है कि सुमेरु पर्वत पर एक दिन और एक रात 1 वर्ष का होता है। इससे इस कल्पना को पुष्टि मिली कि आर्य उत्तरी ध्रुव पर ही रहते थे। अपनी ओरायन नामक अंग्रेजी पुस्तक में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भी ज्योतिष के आधार पर यही सिद्ध करने का प्रयास किया कि उत्तरी ध्रुव ही आर्यों का मूल अभिजन था। मिस्र के अल अमरना नामक स्थान की खुदाई से यह पता चला कि ईसा से 1500 वर्ष पूर्व वहाँ जो राजे थे, उनके नाम संस्कृत नामों से मिलते जुलते हैं, यथा आर्तमन्य, यशदत्त, सुतर्ण इत्यादि। इससे भी अधिक रोमांचक बात यह हुई कि एक संधि पत्र की प्रति मिली जो हित्ती और मितन्नी राज्यों के बीच की गई संधि का सूचक है। इस संधि का समय ईसा से 1400 वर्ष पूर्व माना जाता है। इस संधि पत्र में इंद्र, वरुण और नासत्यो यानी अश्विनी कुमार, इन 3 वैदिक देवताओं का उल्लेख है। इससे तो यह प्रमाणित नहीं हुआ कि ईसा पूर्व 1400 ईस्वी तक आर्य भारत नहीं आए थे, किंतु यह सिद्ध हो गया कि उस समय मिस्र, मेसोपोटामिया, सीरिया आदि में आर्य भाषा
और आर्य सभ्यता वर्तमान थी, भले ही वहाँ के लोग आर्य वंश के नहीं रहे हों। यह इलाका उन लोगों का है जिन्हें अब हम सामी कहते हैं। इस प्रकार ईसा पूर्व 1500 के आसपास आर्य भाषा रूस से दक्षिण पूर्व की ओर सामी इलाकों, ईरान और भारतवर्ष तक पहुंच चुकी थी और उत्तर में कदाचित वह लिथुएनिया तक फैल चुकी थी। लिथुएनियन भाषा की प्रकृति विचित्र है। उसका प्राचीनतम रूप 1500 ईसा पूर्व से पहले का नहीं मिलता, किंतु जो रूप मिलता है वह संस्कृत के अत्यंत समीप है, बल्कि वह आर्य भाषा का वह रूप है जो वैदिक संस्कृत से पहले रहा होगा। कोई कारण हुआ जिससे लिथुएनिया पहुंच जाने पर आर्यों की प्रारंभिक भाषा अपने प्राचीनतम रूप में ज्यों की त्यों बनी रह गई। आर्य भाषा के इस भौगोलिक विस्तार का कारण क्या था? कैसे यह भाषा एक ओर तो लिथुएनिया में दिखाई देती है और दूसरी ओर सामी इलाकों में? अवश्य ही आर्यों का मूल स्थान रूस के दक्षिण अथवा दक्षिणी रूस में था, जहाँ से उनकी भाषा ने एक ओर तो लिथुएनिया में प्रवेश पाया, दूसरी ओर वह मिस्र, ईरान और मेसोपोटामिया तक फैल गई। अनुमान होता है कि आर्य भाषा का जब इतना प्रसार हो चुका तब आर्य लोग भारत पधारे। संस्कृत भाषा इन देश में आर्यों के साथ ही आई और जिस उत्कृष्ट संस्कृति, साहित्य और सभ्यता के कारण आर्य सारे विश्व के इतिहास में प्रख्यात हैं, उसकी रचना उन्होंने इसी भारतवर्ष में की। अतएव मूल अभिजन उनका चाहे जहाँ रहा हो, किंतु उनका अपना देश भारतवर्ष हुआ। आर्य शब्द की व्युत्पत्ति री धातु से बताई जाती है, जिसका अर्थ गति होता है। आर्य कदाचित गतवर घुमक्कड़ लोग थे। एशिया के रेगिस्तानी इलाकों से निकलकर जब वे भारत पहुँचे, यहाँ की उर्वरा धरती ने उनके घुमक्कड़ स्वभाव को बदल दिया और वे यहाँ जमकर उन विचारों को वास्तविकता का जामा पहनाने लगे जो उनके भीतर हजारों वर्ष से उमड़ते आ रहे थे। भारत में कश्मीर, पश्चिमोत्तर भारत और पंजाब ये उनकी आरंभिक वास भूमि और उनके पौरुष के प्रथम क्रीड़ा क्षेत्र थे। इस इलाके में रहकर उन्होंने जिस संस्कृति का निर्माण किया वह कालक्रम में सारे भारत की संस्कृति बन गई। देवासुर संग्राम का भूगोल। वेदों में भारत बाह्य स्थानों का उल्लेख नहीं होने के कारण यह निष्कर्ष सही मालूम होता है कि साहित्य रचना का काम आर्यों ने भारत में बस जाने के बाद आरंभ किया। किंतु आर्य जनता के बीच उन दिनों जो कहानियाँ प्रचलित रही होंगी, जो भाव चलते होंगे, वे भी क्या सब के सब वे ही रहे होंगे जो भारत आने पर उत्पन्न हुए थे? दक्षिण रूस से ईरान और अफगानिस्तान तक आर्यों ने हजारों वर्ष तक जो संघर्ष झेला था, उस संघर्ष की कहानी वे भूल गए होंगे, किंतु उसका कुछ ना कुछ अमिट संस्कार उनके भीतर अवश्य शेष रहा होगा और इस संस्कार की बहुत सी बातें आर्यों के साहित्य में लिखी भी गई होगी, जिन्हें भारत बाह्य घटनाओं की छाया बताने का अब कोई मार्ग नहीं है। उदाहरणार्थ, महाप्लावन की जो कथा हमारे पुराणों में मिलती है, वही कथा भारत से बाहर सामी लोगों में भी प्रचलित है। भारत में इस प्लावन के नायक मनु हैं और सामी देशों में हजरत नूह। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिन दिनों यह प्लावन आया था उन दिनों सामी लोगों के पूर्वज और प्राचीन आर्य एक ही स्थान पर रह रहे थे? इसी प्रकार देवासुर संग्राम की जो कथा हम अपने पुराणों में पढ़ते हैं, उसके पीछे वास्तविकता क्या है? वे असुर कौन थे जिनसे देवों का युद्ध हुआ था? लगता है यह घटना भी तभी घटी थी जब आर्य भारत नहीं आए थे, जब वे भारत से बाहर अभी ईरान अथवा उसकी पूर्वी सीमा के पास थे। प्राचीन आर्य साहित्य में उल्लिखित घटनाएं ऐसी नहीं है कि वे सब की सब भारत में ही घटित हुई हों। उस समय भारत और ईरान दो देश नहीं थे। असल में पश्चिमोत्तर भारत से लेकर ईरान तक का भूभाग उस समय एक ही देश के समान लगता होगा। हमारा अनुमान है कि हमारे पुराणों में वर्णित कुछ घटनाएं वे हैं जिनका लीला क्षेत्र ईरान से लेकर भारत के पश्चिम तक का यही भूभाग था। आर्यों की हिंद ईरानी शाखा दक्षिण रूस से निकलकर जब ईरान की ओर बढ़ी, तब ईरान पहुँचते पहुँचते कदाचित उसकी भी दो शाखाएं हो गईं। इनमें से एक शाखा ने भारत आकर वेदों की रचना की और दूसरी शाखा ने ईरान में रहकर जेंदावेस्ता ग्रंथ का निर्माण किया। जेंदावेस्ता की भाषा ऋग्वेद की भाषा से मिलती जुलती है। यह समानता केवल तत्सम शब्दों
को ही लेकर नहीं है, प्रत्युत दोनों भाषाओं के व्याकरण में भी बहुत कुछ समान है। एक विचित्र बात यह है कि प्राचीन जिंद भाषा में असुर का अर्थ देवता और देवता का अर्थ राक्षस होता है। जिंद की वारिस भाषा फारसी में भी देव, प्रेत अथवा राक्षस को ही कहते हैं, किंतु भारत में असुर का अर्थ राक्षस और सुर का अर्थ देव या देवता रहा है। अजब नहीं कि जिस देवासुर संग्राम की गाथा ने पुराणों में विकास पाया, वह आर्यों की इन्हीं दो शाखाओं के बीच लड़ा गया हो। जिंद भाषा भाषियों का प्रधान देवता अहुर मज्द था, जो असुर महत का रूपांतरण मालूम होता है। जिंद भाषी आर्यों का मतभेद संस्कृत भाषियों से इस कारण हुआ कि देवताओं के बारे में उनकी कल्पनाएं भिन्न हो गई थी। जिंदावेस्ता में मित्र, वरुण, अग्नि आदि वैदिक देवताओं की तो सत्ता है, पर इंद्र को कहीं उपास्य नहीं माना गया है। जिंदावेस्ता में इंद्र का समावेश उन देवों में किया गया है जो असुर नहीं हैं, जो असुर के विरोधी हैं और इस कारण घृणा योग्य हैं। इस संग्राम में आर्यों के विरुद्ध केवल आर्य ही थे अथवा और लोग भी, यह कहना कठिन है। यदि मोहनजोदड़ो वाली सभ्यता के लोग वहाँ थे तो अजब नहीं कि आर्यों से संघर्ष उनका भी हुआ हो। जिन लोगों को आर्यों ने दास, दस्यु, निषाद, अनास और सिस्ने देवा कहा है, उनसे आर्यों की मुठभेड़ केवल भारत आकर हुई, यह बात बहुत समीचीन नहीं दिखती। वेद और पुराण कुछ दैनंदिनी नहीं है कि हम यह समझे कि उनमें वर्णित घटनाएं ठीक उसी काल की घटनाएं हैं जब वैदिक साहित्य लिखा जा रहा था। साहित्य के नियम से घटनाओं को तो प्राचीन ही होना चाहिए और पौराणिक रूप धारण करने में तो घटनाओं को सहस्त्राब्दियां लग जाती हैं। देवासुर संग्राम की जो कल्पना बाद को विकसित हुई, उसमें विष्णु बराबर देवताओं की ओर और शिव सदैव असुरों की ओर थे। इसका कारण क्या था? शिव की पूजा के चिन्ह मोहनजोदड़ो में मिलते हैं। उस सभ्यता के निर्माता यदि द्रविड़ थे तब भी, यदि द्रविड़ नहीं थे तब भी, पंजाब से लेकर मेसोपोटामिया तक फैले हुए थे। इन इलाकों में कई प्रकार के अन्य लोग भी रहे होंगे जिनका अब इतिहास नहीं मिलता। आर्यों का संघर्ष इन सभी लोगों से हुआ था, जिसकी प्रतिध्वनि वैदिक साहित्य में अत्यंत परिवर्तित रूप में सुनाई देती है। ऋग्वेद का रचना काल। ऋग्वेद आर्यों का ही नहीं, समस्त विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है। इसके काल निर्णय का प्रश्न भी इतना विलक्षण है कि कोई तो इसे 75,000 वर्ष पुराना मानता है और कोई ईसा से सिर्फ 200 वर्ष पूर्व की चीज़। सुप्रसिद्ध जर्मन विद्वान जैकोबी ने ऋग्वेद के बाद रचित कल्पसूत्रों की रचना काल ईसा से 4700 वर्ष पूर्व और ऋग्वेद का रचना काल लगभग 6500 साल पूर्व माना था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने ब्राह्मण ग्रंथों का रचना काल ईसा से 4500 वर्ष पूर्व माना था। उनके मत से सारे मंत्र एक साथ नहीं बने। ऋषियों और उनके वंशधरों ने समय समय पर हजारों वर्षों में मंत्र बनाए। इस तरह कुछ ऋचाएँ 10,000 वर्षों की हैं, कुछ 8,500 वर्षों की और कुछ 7,500 वर्षों की। सभी प्राचीनतम रचनाएं ऋग्वेद की ही हैं। हिंदी ऋग्वेद इस संबंध में सबसे उत्साहयुक्त दृष्टिकोण डॉक्टर अविनाश चंद्र दत्त का है, जो ऋग्वेद को 50 से 75,000 वर्ष पुराना मानते हैं। पंडित राम गोविंद त्रिवेदी का मत है, ऋग्वेद में ऐसे अनेकानेक मंत्र हैं जिनसे सिद्ध होता है कि ऋग्वेद का निर्माण काल 18,000 वर्ष से लेकर 50,000 वर्ष के बीच का है। मैक्स मूलर के मतानुसार ऋग्वेद ईसा से 1200 से 1000 वर्ष पूर्व बना था। इसके विपरीत विंटरनिच का मत है कि ऋग्वेद की रचना ईसा से 2500 वर्ष पूर्व हुई थी। श्री जयचंद्र विद्यालंकार ने प्रायः विंटरनिच के मत को स्वीकार किया है। वेदों का एक नाम श्रुति भी है, जिससे यह अनुमान होता है कि वेदों की रचना मौखिक ही हुआ करती थी और मौखिक ही लोग उन्हें याद भी रखते थे। जब मंत्रों की संख्या बहुत हो गई तब उन्हें संहिताओं में विभाजित करना आवश्यक हो गया। भारत में लेखन का प्रारंभ ईसा पूर्व 3000 वर्ष में भी था, यह प्रमाणित बात है। मंत्र लिखे जाते थे या केवल कंठस्थ किए जाते थे, इसका अनुमान हम जो चाहें लगा सकते हैं, किंतु कृष्ण द्वैपायन बोलकर लिखाते थे, यह संदिग्ध बात नहीं है। वेद जिन संहिताओं में हमें मिलते हैं उनका संपादन कृष्ण द्वैपायन व्यास ने किया, जो महाभारत काल में जीवित थे। महाभारत का युद्ध
ईसा से 1400 साल पूर्व हुआ था, इस मत का भी भारतीय परंपरा से मेल नहीं बैठता। भारतीय परंपरा के अनुसार कलयुग का आगमन राजा परीक्षित के राज्यकाल में हुआ। परीक्षित के पिता अभिमन्यु महाभारत युद्ध में मारे गए थे, अतएव महाभारत की लड़ाई ईसा से कोई 3000 वर्ष पूर्व हुई होगी और उससे 400 साल पूर्व संहिताएं लिखी गई। उससे भी 700 वर्ष पूर्व से वेदों की रचना होती आ रही थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऋचाएं ईसा पूर्व 2500 से बनने लगी और ईसा पूर्व 1800 अर्थात 700 वर्ष तक बनती रही। ईसा पूर्व 1800 के आसपास वेद संहिता में लिखे जाने लगे तथा वेदव्यासकृत संहिताओं का निर्माण ईसा पूर्व 1400 में संपूर्ण हो गया। लेखन कला और लिपि। सिंधु सभ्यता में लिखावट के जो नमूने मिले हैं उनसे यह प्रत्यक्ष है कि ईसा से 3000 वर्ष पूर्व भारत में लेखन कला का प्रचार था। यह मानने का कोई आधार नहीं हो सकता कि जब आर्य आए उन्होंने लेखन की इस प्रणाली को छोड़ दिया और भारत से सदियों के लिए लेखन कला का प्रचार बिल्कुल उठ गया। मान्य बात यही हो सकती है कि लेखन का प्रचार सिंधु सभ्यता में भी था और वह बाद की सभ्यताओं में भी जारी रहा होगा। तब भी सिंधु सभ्यता की लिखावट जो अब तक पढ़ी नहीं गई है के बाद हम लिखावट का दूसरा प्रमाण भारत में ईसा पूर्व 3री सदी में सम्राट अशोक के अभिलेखों में पाते हैं। इन अभिलेखों की लिपि ब्राह्मी लिपि है। इसी ब्राह्मी लिपि से भारत की सभी भाषाओं की लिपियां उद्भूत हुई हैं। अपवाद केवल उर्दू भाषा है जो आज भी फारसी लिपि में लिखी जाती है। मौर्य युग और उसके बाद की 2-1 सदियों में ब्राह्मी के साथ साथ एक खरोष्टी नामक लिपि भी प्रचलित थी जिसका उपयोग पश्चिमोत्तर भारत के लोग करते थे। यह लिपि फारसी अरबी लिपियों के ही समान दाई से बाई ओर को लिखी जाती थी, किंतु यह लिपि भारत में फैलने में असमर्थ रही और उसका प्रयोग ईसा के जन्म के पूर्व ही भारत में अवरुद्ध हो गया। किरात जाति। संस्कृत भाषी आर्यों ने एक और जाति के लोगों का उल्लेख किया है जिनका रंग पीला और आकृति चीनी लोगों के समान थी। इस वर्ग के लोगों को आर्य किरात कहते थे। महाभारत के विख्यात योद्धा राजा भगदत्त पूर्वी भारत के थे और उनकी सेना म्लेच्छों और किरातों से बनी हुई थी। अर्जुन से शिव का जब युद्ध हुआ तब शिव जी किरात वेश में थे। चित्रांगदा कदाचित किरात वंश की ही राजकुमारी थी। किरातों का मूल अभिजन पूर्वी चीन में था। वहीं से ये लोग तिब्बत, नेपाल, बर्मा, असम, उत्तरी बंगाल और उत्तरी बिहार में आए। भारत में किरातों का आगमन कब हुआ यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। यजुर्वेद और अथर्ववेद में किरातों का उल्लेख है। उस समय के अन्य प्रमाणों से भी यह अनुमान निकलता है कि किरात ईसा से 1000 वर्ष पूर्व भारत पहुंच गए थे और वे हिमालय की दक्षिणी तराई तथा पूर्वी भारत में आबाद थे। नेपाल के नेवार और किरंती लोग, कश्मीर के लद्दाखी, दार्जिलिंग के लेप्चा, त्रिपुरा और मणिपुर के क्षत्रिय, उत्तर असम के अक्का, मीरी, अबोर और मिसमी लोग किरात वंश के हैं। कहा तो यह भी जाता है कि लिच्छवी और शाक्य वंश भी किरात भंडार से निकले थे। उत्तर बिहार में विशेषतः तिरहुत में जो गौर वर्ण के लोग हैं, कहीं कहीं उनका भी संबंध किरात रक्त से रहा होगा। इसी प्रकार नेपाल के गोरखा लोगों में भी किरात रक्त का कुछ ना कुछ अंश है। ईसा के 1000 वर्ष पूर्व से लेकर ईसा के 1000 वर्ष बाद तक किरात लोग हिंदू वृत्त में दाखिल होते रहे। बंगाल और असम के बोडो लोगों ने तो अपनी भाषा भी छोड़ दी। नेवारों ने भारतीय लिपि में ही अपनी भाषा का विकास किया। 15वीं सदी में आकर किरात जाति हिंदू राष्ट्रीयता से ओतप्रोत हो गई और उसने अंत तक मुस्लिम विजेताओं के खिलाफ युद्ध को जारी रखा। त्रिपुरा और मणिपुर के क्षत्रियों ने बंगाल के मुस्लिम शासकों से कई लड़ाइयाँ लड़ी। किरात जाति ने हिंदू संस्कृति को स्वीकार कर उसकी बड़ी सेवा की। पालयुगीन भारतीय कला का तिब्बत में और तिब्बत से बाहर प्रचार नेपाल के नेवारों ने किया। इसी प्रकार वैदिक और बौद्ध संस्कृति की बहुत सी बातों का बर्मा और हिंद चीन की ओर प्रचार बंगाल, असम, कुमिल्ला, चटगांव और अराकान के किरात वंशी हिंदुओं के कारण हुआ। किंतु किरातों की सबसे बड़ी देन शाक्त मत के विकास में है।
योगिनी तंत्र का दावा है कि असम का धर्म किरात लोगों की साधना से निकला था। वाम मार्गी शाक्त धर्म का मुख्य पीठ कामाख्या का मंदिर माना जाता है। इस मंदिर की स्थापना सन 1564 ईस्वी में हुई थी। किरात समाज में नारियां उतनी पराधीन कभी नहीं थी जितनी आर्यों के समाज में। समझा यह जाता है कि कदाचित यह भी एक कारण था कि वामाचार का व्यापक प्रचार पहले असम में ही हुआ और वहीं से यह साधना बंगाल में प्रचलित हुई। किंतु 16वीं सदी में मणिपुर का राज्यवंश वैष्णव हो गया और तब से वैष्णव धर्म की कृष्ण चैतन्याश्रयी शाखा का प्रचार किरात क्षेत्र में भी खूब हुआ है। नागा और कुकी लोगों के बीच हिंदू संस्कृति का जो प्रचार है उसके भी माध्यम किरातवंशी हिंदू ही रहे हैं। किरातवंशी हिंदू अब भी नृत्य, गान और कलाओं में विशेष रूप से रस लेते हैं। उनकी संस्कृति आज भी कृत्रिम और तर्क पीड़ित कम, स्वाभाविक और भावप्रवण अधिक है। पारसी जाति भारत में एक और जाति के लोग हैं जो बम्बई और गुजरात में बसे हुए हैं। इनका नाम पारसी है। इनकी संख्या आज तक भी शायद 1,00,000-2 लाख से अधिक नहीं है, किंतु शिक्षा, संस्कृति, वैभव और सामाजिक उत्कर्ष में ये लोग और लोगों से बहुत आगे हैं। ये भारत में 10वीं सदी के आरंभ में आए थे, किंतु इनका आख्यान यहीं लिखा जाना चाहिए क्योंकि पारसी धर्म और आर्य धर्म किसी समय एक ही मूल धर्म से निकले थे। आर्यों का एक प्रसिद्ध नाम हिंदू ईरानी भी चलता है। आर्य अपनी एक शाखा को ईरान में छोड़कर आए थे। लगभग 3000 वर्ष बाद उसी शाखा के लोग शरण खोजते हुए भारत आ गए। यह बिछड़ों के पुनर्मिलन का दृष्टांत था। आर्यों की जो शाखा ईरान में रह गई थी उसके सदस्य भी भारतीय आर्यों के समान प्रकृति के दिव्य तत्वों सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, वायु, जल आदि की पूजा करते थे, किंतु उन्हें यह ज्ञात था कि इन सभी दृश्य तत्वों के परे कोई एक सूक्ष्म और सर्वोच्च अदृश्य तत्व ईश्वर है जिसे वे अहुर या असुर कहते थे। अवेस्ता इस जाति का प्राचीनतम ग्रंथ है जिसकी भाषा ऋग्वेद की भाषा से मिलती जुलती है। ऋग्वेद में जिन उच्च गुणों का नाम ऋत कहा गया है उन गुणों के लिए अवेस्ता में असा शब्द का प्रयोग है। ऋत संपन्न व्यक्ति ही भारत में ऋषि कहलाता है। अवेस्ता में असा गुण से संवेद व्यक्ति को रतु कहते थे, जो बहुत कुछ ऋषि शब्द का ही पर्याय था। इस जाति में भारतीय आर्यों के समान 4 जातियों या वर्गों का विधान था, जिसके नाम अवेस्ता में पहला आर्थवन या ब्राह्मण, दूसरा रथस्तार या क्षत्रिय, तीसरा वास्त्रयोस या वैश्य और चौथा हुतोच्च यानी क्षुद्र दास हैं। जैसे भारतीय आर्यों में द्विजों का उपनयन संस्कार प्रचलित है, वैसे ही पारसियों में नवजात संस्कार पुराने समय से चला आता है। फर्क यह है कि जहाँ द्विज यज्ञोपवीत धारण करते हैं वहाँ पारसी लोग कुष्टी यानी मेखला, पवित्र कुर्ता और टोपी पहनते हैं। कालक्रम में दोनों जातियों अथवा शाखाओं की भाषा में भेद पड़ने लगा। अहुर यानी असुर पारसियों के यहाँ तो ईश्वरवाचक बना रहा, किंतु भारतीय आर्य उसका अर्थ दानव करने लगे। बदले में पारसियों ने भी देव शब्द का अर्थ अपनी भाषा में दानव कर दिया। पुराने संस्कार धुंधले पड़ गए एवं नई परिस्थितियों में देवताओं के रूप भी परिवर्तित हो गए। अवेस्ता से मालूम होता है कि पारसी लोग भी इंद्र, नासत्य, विधात्र आदि देवताओं को जानते थे, किंतु उनके यहाँ ये नाम देवों के नहीं दानवों के हो गए। तब भी दोनों शाखाओं में माओंधा यानी मास, चंद्रमास, मित्र यानी मित्र, यम यानी यम आदि एक ही अर्थ में पूजित होते हैं। फिर ऐसा हुआ कि ईरानी शाखा के आर्यों में धीरे धीरे कुरीतियाँ प्रविष्ट हो गई एवं धर्म का रूप कलुषित हो गया। तब पृथ्वी ने गौ का रूप धारण कर आर्यों की पौराणिक कथाओं के ही समान अत्याचार से परित्राण के निमित्त अहुर मज्द से प्रार्थना की और अहुर मज्द ने मानवों के उद्धार के लिए पृथ्वी पर जरथुस्त्र यानी अर्थ कनकाव को भेजा। जरथुस्त्र की वाणी ही गाथा कहलाती है।
जो शुद्ध संस्कृत नाम है। गाथाएं 5 हैं और इन्हीं गाथाओं पर जरथुस्त्री धर्म आधारित है। भाषा और भाव दोनों ही दृष्टियों से गाथा और ऋग्वेद के आरंभिक एवं दोनों में एक ही छंद का प्रयोग हुआ है। यही नहीं, गाथा के मंत्र ऋग्वेद के मंत्रों की भाषा में आसानी से बदले जा सकते हैं, जैसे प्राकृत के श्लोक लौकिक संस्कृत के श्लोक में बदल दिए जाते हैं। गाथा और ऋग्वेद के पारिभाषिक शब्दों में भी समानता है। ऋग्वेद में जो सोम है वह गाथा में होम हो गया है। वेद में जो सर्वतत् यानी संपूर्णता है वह गाथा में हौर्वतत् हो गया है तथा शक्ति के अर्थ में छात्र शब्द का प्रयोग गाथा और वैदिक संस्कृत दोनों में मिलता है। जरथुस्त्र ने सारे जीवन और जगत को पुण्य और पाप के बीच चलने वाले भीषण द्वंद्व के रूप में देखा और इसी केंद्रीय विचार पर उन्होंने अपना सिद्धांत बनाया। भारत से बाहर उस समय जो भी आर्य थे वे सब जरथुस्त्र के धर्म के नीचे आए हुए थे। कहते हैं ईसाईयत और इस्लाम में भगवान और शैतान की जो कल्पना उदित हुई वह जरथुस्त्र धर्म की देन थी। जरथुस्त्र के अहुर मज्द ही भगवान और अहिरमन ही शैतान है। जरथुस्त्र धर्म में दीक्षित ईरानियों ने ही ईरान में वह उन्नतिशील साम्राज्य स्थापित किया था जो रोमन साम्राज्य का जवाब था। ईसा पूर्व 331 ईस्वी में सिकंदर ने ईरानी राज्य पर चढ़ाई की थी और सन 651 ईस्वी में अरब के नए मुसलमानों ने। पिछली चढ़ाई के दिनों में ईरानी साम्राज्य विलास में डूबा हुआ था, अतएव वह अरब के मुसलमानों के प्रहारों के आगे नहीं टिक सका। ईरानी हारे और प्रायः 200-300 वर्ष में सब के सब मुसलमान हो गए। फिर ईरानी संस्कृति ने अरबों पर ऐसा धावा किया कि पारसी ईरानी या फारसी भाषा ही इस्लाम की भाषा हो गई और इस्लाम को लोग ईरानी संस्कृति का पर्याय मानने लगे। इसी मुसलमानी आक्रमण से घबराकर अपने धर्म की रक्षा करने वाले कुछ पवित्र पारसी लोग सन 936 ईस्वी में ईरान से भागकर भारतवर्ष चले आए और यहाँ आनंद पूर्वक रहने लगे। पारसी अग्नि पूजक होते हैं, जैसा कि आरंभ में सभी आर्य थे। भगवान जरथुस्त्र को परमात्मा ने ही अग्नि दी थी, जो तब से लेकर ईरान छोड़ने के समय तक ईरान में जल रही थी। यह अग्नि भी पारसी लोग अपने साथ भारत ले आए और उसे उन्होंने बम्बई के उत्तर उद्वाद नामक स्थान में मंदिर बनाकर स्थापित कर दिया। यह अग्नि आज भी जल रही है। इतिहास में भी कितना उलटफेर होता है। इस्लाम के आगमन के बाद बहुत सी ऐसी बातें और बहुत से ऐसे नाम भारत पहुँचे जिन्हें लोग भ्रम के कारण ही इस्लाम से संबद्ध मानते हैं। वस्तुतः वे उन ईरानियों के नाम हैं जो मुसलमान नहीं जरथुस्त्रवादी थे। सापुर और न्यायी नौसेरवा ईरान के बादशाह थे, किंतु वे मुसलमान नहीं थे। सीरी और फरहाद ये भी जरथुस्त्र धर्मावलंबी प्रेमी हुए हैं। सीरी ईरान के बादशाह खुसरू परवेज की पत्नी थी और फरहाद उसी देश का मूर्तिकार। जब पारसी लोग भारत पहुँचे, गुजरात के राजा यादव राणा ने उनका प्रेम से स्वागत किया और तब से ये धर्म प्राण लोग सच्चाई से भारतवासियों के साथ रह रहे हैं। आने को तो मुसलमान भी भारत में 8वीं सदी में आए और पारसी उससे भी बाद, किंतु भारत और ईरान का संबंध इससे कहीं पुराना था। जब आर्य इस देश में नए नए आए थे उस समय भारत और ईरान की सीमाएं मिली हुई थी एवं धर्म और रीति रिवाज में भी दोनों देशों के लोग एक थे। धर्म में भिन्नता तब हुई जब जरथुस्त्र ने अपना नया धर्म चलाया। मौर्यों से पूर्व गांधार और भारत के कुछ अन्य पश्चिमोत्तर भाग ईरानी साम्राज्य के अंग थे। मौर्यों के समय में ईरानी राज्य के ही कुछ भाग भारत में मिला लिए गए। तक्षशिला में ईरान के विद्यार्थी नहीं आते रहे होंगे, यह मानने की बात नहीं है। मौर्यों के बाद शकों के शासनकाल में भी ईरान और भारत के कुछ भूभाग एक ही राज्य के अंतर्गत थे। भविष्य पुराण में कहा गया है कि श्री कृष्ण के पुत्र सांब को जब कुष्ठ हो गया
तब उन्होंने चंद्रभागा नदी के तीर पर एक सूर्य मंदिर बनवाया, जिसके लिए उन्हें वहाँ कोई पुरोहित नहीं मिला। निदान पौरोहित्य के निमित्त उन्होंने शक्द्वीप से मग जाति के ब्राह्मण बुलाए, जो जरशब्द या जरशस्त्र के अनुयायी थे। सर चार्ल्स इलियट का अनुमान है कि ये ब्राह्मण ईरान के मागी रहे होंगे और जरशब्द या जरशस्त्र नाम जरथुस्त्र का है।